आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ टुडे लेक्चर इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। अगर हमारे पास सपोज़ कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और इसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्स इंट्रीज़ भी मौजूद हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, इसकी पहली रो 1 और 1 माइनस आटा है, दूसरी रो में 1 प्लस आटा और 2 है। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ए का कॉन्जुगेट क्या है कि ए के ऊपर हम बार डाल देंगे और इससे क्या होगा कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स इंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी कॉन्जुगेट की अलामत आ जाएगी। जब हम 1 माइनस आटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आटा जो हमारे पास कम्प्लेक्स इंट्री है, इसका साइन जो है वो चेंज होगा। जैसे पहले नेगेटिव का साइन है तो फिर ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा 1 प्लस आटा, और 1 प्लस आटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 1 माइनस आटा हो जाएगा। बाकी जो रियल इंट्रीज़ हैं वो उसी तरह रहेंगी। जब हमारे पास ये ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखें कि क्या हो जाएगी कि ये जो पहली रो है, ये वाली जो पहली रो है 1 और 1 प्लस आटा, ये पहला कॉलम बन जाएगी, और ये दूसरी जो है 1 माइनस आटा व 2, ये दूसरी रो है, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर कम्प्लेक्स इंट्रीज़ मौजूद हैं, उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाती। जैसे एक मैट्रिक्स लेकर चले गए तो वही ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। आए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन को क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रीज जो हैं ए आई जे हैं और उसका ऑर्डर n बाई n है, यानी n ऑर्डर की हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विद कम्प्लेक्स इंट्रीज, और इसके अंदर क्या है? कम्प्लेक्स इंट्रीज हैं। इज़ कॉल्ड हर्मिशियन इफ़ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और इसकी जो एग्जांपल है वो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। क्या हमारे पास एक ए मैट्रिक्स थी जिसके अंदर कम्प्लेक्स इंट्रीज थी, उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया तो वही हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, इसलिए दस ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या किया है हमने? और वी हैव अ मैट्रिक्स ए विद कम्प्लेक्स इंट्रीज, देन we take the conjugate of matrix A. When we take the conjugate of 1 minus iota, it changes into 1 plus iota, and when we take the conjugate of 1 plus iota, the result is 1 minus iota, and the next entry is 2. Now we take the transpose of this conjugate matrix. When we take the transpose of a conjugate matrix, the first rows changed into first column and the second row changed into second column, which is equal to the original matrix A. The result is the original matrix A. So the matrix A is called the Hermitian matrix. नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो है विद कम्प्लेक्स इंट्रीज, उसके अंदर कम्प्लेक्स इंट्रीज मौजूद हैं, तो उसके कॉन्जुगेट का जब ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ए के बराबर आ जाए। तो एक एग्जांपल पहले हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए हमारे पास मौजूद है 0, 2, -3 आटा,
और -2 -3 आटा व 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए मौजूद है जिसके अंदर कम्प्लेक्स इंट्रीज मौजूद हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी जो कम्प्लेक्स इंट्रीज हैं उनका कॉन्जुगेट लेंगे, जैसे 2 -3 आटा का कॉन्जुगेट और -2 -3 आटा का कॉन्जुगेट। जब हम इनके कॉन्जुगेट लेंगे तो जो कम्प्लेक्स इंट्रीज हैं उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे -3 आटा जो है वो चेंज हो जाएगा +3 आटा में, एंड -3 आटा विल चेंज इनटू +3 आटा। नाउ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, द फर्स्ट रो विल चेंज इनटू द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकंड रो विल चेंज इनटू सेकंड कॉलम। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम इस कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज, ये जो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें से -1 कॉमन ले लें। जब हम -1 कॉमन लेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2 -3 आटा, और ये किस में चेंज होगा -2 -3 आटा में, और ये 0 0 ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमें ये जो मैट्रिक्स हासिल हुई है ये वही ओरिजिनल ए मैट्रिक्स की इक्वल है। 0 2 -3 आटा -2 -3 आटा और 0 के, और बाहर नेगेटिव का साइन है। तो जो हम मैट्रिक्स लेकर चले थे वही नेगेटिव ए बन गई है, उसके साथ नेगेटिव का साइन आ गया है। तो इससे साबित हुआ कि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो ए है ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। दस ए इज़ अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। एक मरतबा फिर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं स्क्यू हर्मिशन की। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसकी इंट्रीज ए आई जे हैं और ऑर्डर n/n है, यानी n रोज़ और n कॉलम्स हैं, इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n विद कम्प्लेक्स इंट्रीज। और इस मैट्रिक्स की जो इंट्रीज हैं वो क्या हैं, कम्प्लेक्स हैं। और ये स्क्यू हर्मिशन या एंटी हर्मिशन कब कहलाएगा, जब इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास नेगेटिव ए आ जाए, नेगेटिव ए आ जाए, यानी वही मैट्रिक्स आ जाए जो हम लेकर चले थे और साथ नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, रिड्यूस्ड रो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो है उसकी जो रिड्यूस्ड रो फॉर्म है वो क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन रिड्यूस्ड रो फॉर्म। कब होगी रिड्यूस्ड रो फॉर्म में, जब नॉन ज़ीरो रोज ऑफ ए प्रीसीड द ज़ीरो रोज इफ़ एनी। अगर उस मैट्रिक्स में कोई ज़ीरो रोज़ मौजूद हैं तो वो ज़ीरो रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो रोज़ के बाद आनी चाहिए, या यूँ कह लें कि नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो ज़ीरो रोज़ से पहले आनी चाहिए। एक बात। दूसरी कंडीशन क्या है, इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो, जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं उनमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ़ सच ज़ीरोज़ इन द प्रीसीडिंग रो। जो पहले आ चुकी है उससे ज़ीरो की तादाद जो है वो अगली रो में ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हम मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पर देखें 1 0 है, तो अगली जो हमारे पास रो होगी उसमें ज़ीरो की तादाद ग्रेटर दैन होनी चाहिए पहले वाली रो की निस्बत। तो यहाँ पर देखें रोज़ की तादाद 2 है लीडिंग एंट्री से पहले। अगली में रो जो है वो अगली जो तीसरी रो है वो हमारे पास 0 रो है। इसी तरह अगली मैट्रिक्स में जाएं तो यहाँ पर दूसरी जो रो है उसमें ज़ीरोज़ की तादाद 2 है, तो अगली रो में लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद 3 है। तो ये लीडिंग एंट्री जो है वो क्या कहलाती है, जो ज़ीरो के बाद पहली एंट्री आ जाए हमारे पास। जैसे ये 1 है, ये लीडिंग एंट्री होगी, और ये तीसरी रो जो है इसकी लीडिंग एंट्री ये 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है। तो लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ की तादाद जो है जैसे जैसे अगली रो में जाएंगे तादाद बढ़नी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले 1 थी ज़ीरो की तादाद पहली रो में, दूसरी रो में ज़ीरो की तादाद 2 हो गई। इस एक को देखें, इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ की तादाद 2 है, अगले में जब जाते हैं तो ज़ीरो की तादाद 3 हो जाती है, यानी कि ज़ीरो की तादाद भी बढ़नी चाहिए। और पहली जो कंडीशन हमने पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर कोई ज़ीरो रो हमारे पास है
तो वो नॉन ज़ीरो रोज़ के बाद में आनी चाहिए, या जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ज़ीरो रोज़ से पहले आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो रोज़ थी, तो एक ज़ीरो रोज़ थी, तो देखिए कि 2 नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो ज़ीरो रोज़ से पहले आई हैं। पहले ये कंडीशन थी और दूसरी ये थी कि ज़ीरोज़ की तादाद अगली जो आने वाली रो है उसमें बढ़नी चाहिए। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये रिड्यूस्ड रो फॉर्म में हैं। ये किस फॉर्म में है? रिड्यूस्ड रो फॉर्म में है। फिर एक मरतबा देखते हैं हम, a matrix A is said to be reduced row form if the non-zero rows of A precedes the zero row if any। अगर कोई ज़ीरो रो है उस मैट्रिक्स में तो उससे पहले नॉन ज़ीरो रोज़ आनी चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such zeros in the preceding row। पहले आने वाली जो रो है उसकी निस्बत अगली आने वाली रो में ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन क्या है? द फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंट्री और लीडिंग इंट्री इन ईच रो इज़ ज़ीरो। तो पहली जो लीडिंग इंट्री है वो ज़ीरो होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी लीडिंग इंट्री 1 है। इस रो में आप देखें तो इस रो की भी लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी भी लीडिंग एंट्री 1 है, तीसरी रो की भी लीडिंग एंट्री 1 है। लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है कि लीडिंग एंट्री जो है ये 1 होनी चाहिए, कुछ ऑथर्स ये समझते हैं कि ये ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं। सम ऑथर्स डू नॉट रिक्वायर दी थर्ड कंडीशन। वो थर्ड कंडीशन को कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों जो हैं ये रिड्यूस्ड रो फॉर्म में हैं। बट द मैट्रिसेस ये और ये जो नीचे दो दी गई हैं ये रिड्यूस्ड रो फॉर्म में नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो लीडिंग एंट्री 1 है इससे ज़ीरो की तादाद पहले 2 है और यहाँ पर ज़ीरो की तादाद 1 है जो कि कम हुई है। हालांकि जो दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी उसमें ये किया था कि ज़ीरोज़ की तादाद जो है वो अगली रो में ज़्यादा होनी चाहिए पिछली रो की निस्बत। तो इसलिए ये जो है कंडीशन जो है वो दूसरी फुलफ़िल नहीं हुई, इसलिए ये दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इन दी रिड्यूस्ड रो फॉर्म। और ये जो है यहाँ पर ज़ीरो की तादाद 1 है, यहाँ पर ज़ीरोज़ की तादाद 2 है, तो अगली आने वाली रो में ज़ीरोज़ की तादाद बढ़नी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए तीसरी नॉन ज़ीरो रो है, अगर तो ये ज़ीरो रो होती तो फिर तो कोई मसला नहीं था। अब ये नॉन ज़ीरो रो है, अगर ये नॉन ज़ीरो रो है तो यहाँ पर ज़ीरोज़ की तादाद यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आनी चाहिए थी, जो नहीं है, इसलिए ये रिड्यूस रो फॉर्म में नहीं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें ये है कि पहले तो जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस्ड रो फॉर्म में होनी चाहिए। अगली जो कंडीशन ये है कि लीडिंग एंट्रीज जो हैं वो 1 होनी चाहिए। तो पहले में मैंने बताया था आपको कि कुछ ऑथर्स ये समझते हैं कि लीडिंग एंट्री 1 नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म जो है ऐसी रिड्यूस्ड रो फॉर्म जिसकी हर लीडिंग एंट्री जो है वो 1 हो, ये कंडीशन होगी पहले नंबर पर तो वो क्या होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स रिड्यूस्ड रो फॉर्म में होनी चाहिए। फिर ये क्या है अगली कंडीशन कि ईच लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। अगली जो है वो कंडीशन वो क्या है, ईच लीडिंग एंट्री हैज़ ओनली ज़ीरोज़ अबव इट, उसके ऊपर भी लीडिंग एंट्री के ऊपर भी सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये देखें ये 1 है तो इससे ऊपर तो है ही नहीं कोई रो, अगर कोई रो होती तो इस 1 के ऊपर ज़ीरो आना चाहिए था। अब दूसरी रो ये देखें, इस रो में यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री 1 है तो 1 के ऊपर आप देखें ज़ीरो है, नीचे तो होना ही है, इसलिए कि नीचे जो ज़ीरोज़ की तादाद बढ़नी है नीचे तो ज़ीरो होना ही होना है। तो इस 1 के ऊपर भी यानी दूसरी रो की लीडिंग एंट्री जो 1 है इसके ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 के ऊपर तो कोई रो ही नहीं है, ये ज़ीरोज़ की तादाद बढ़ गई है, यहाँ पर और ज़ीरोज़ की तादाद बढ़ी है, तो ये क्या है रिड्यूस्ड रो फॉर्म में है ये। अब देखते हैं कि क्या ये रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म में भी है। तो ये देखें ये 1 के ऊपर
ज़ीरो आ गया। इस 1 के ऊपर जितने भी हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो ये ज़ीरो हैं सारे, नीचे तो ज़ीरो होगा ही, इसलिए कि जो रिड्यूस रो फॉर्म है उसमें हमने यही पढ़ा था कि ज़ीरो की तादाद बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर ज़ीरो की तादाद 2 थी, जो यहाँ 3 है। अब इस 1 के ऊपर और नीचे ज़ीरो है, इस 1 के ऊपर सारे ज़ीरो हैं। नीचे अगर कोई ऐसी होता, कोई रो होती, तो वो भी ज़ीरो होनी चाहिए थी। यानी वो जो लीडिंग एंट्री 1 है उसके ऊपर और नीचे सारे ज़ीरो होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है। तो वो ऐसी जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म इफ़ इट इज़ इन रिड्यूस्ड रो फॉर्म एंड इफ़ ईच लीडिंग एंट्री इज़ 1। ये देखिए लीडिंग एंट्री जो है वो 1 आ रही है इसमें। ईच लीडिंग एंट्री हैज़ ओनली ज़ीरोज़ अबव इट, और उसके ऊपर ज़ीरोज़ होने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है वो कैसे पता चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कितना है। तो ये देखिए, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इफ़ द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए। सबसे पहले तो ये है कि वो मैट्रिक्स ए जो है जिसका हम रैंक मालूम करना चाहते हैं वो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये देखें, ये मैट्रिक्स हमारे पास रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में है। कैसे? ये देखें, ज़ीरोज़ की तादाद हर अगली रो में बढ़ जाती है। यहाँ तो आप देखें कि दो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं और 2 ज़ीरोज़ रोज़ हैं। तो जो 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ज़ीरो रोज़ से पहले आई हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, और तीसरी बात ये है कि ज़ीरोज़ जो हैं वो अगली आने वाली रो में उनकी तादाद बढ़ रही है। यहाँ पर 1 थी तादाद, तो यहाँ पर 2 हो गई है। ठीक है। तीसरा ये है कि ये जो 1 है, लीडिंग एंट्री 1 है, इसके ऊपर और नीचे सारे ज़ीरोज़ हैं। दस द नंबर इज़ रिटन एज, तो रैंक क्या कहलाएगा? द रैंक इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं इस रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म? पहले तो आप ये देखें कि ए मैट्रिक्स जो है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में है। हाँ जी, ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में है। अगर ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में है तो इसमें कितनी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। चूँकि इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं इसलिए इसका रैंक जो है वो 2 होगा। As the number of non-zero rows of the reduced row echelon form of A are 2, hence rank of the matrix A is 2. ये हमारे पास एक B मैट्रिक्स है, इसका देखते हैं कि रैंक क्या है। ये देखें, ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो कितनी हैं? 1, 2 और ये 3 हैं, इसलिए इसका रैंक क्या होगा? 3 होगा। इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ़ जो हमारे पास नॉन ज़ीरोज़ हैं, रोज़ हैं, वो कितनी हैं? 1, 2, 3 और ये 4 हैं, इसलिए इसका रैंक क्या होगा? 4 होगा। As the number of non-zero rows in matrix B is 3, hence the rank of the matrix B is 3. As the number of non-zero rows in matrix C is 4, hence the rank of matrix C is 4. Hence the rank of matrix C is 4. ये देखें, ये लीनियर सिस्टम ऑफ M इक्वेशंस नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखें कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 आ रही है, इसलिए ये लीनियर सिस्टम कहलाएगा। और इसमें M इक्वेशंस हैं। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये ith इक्वेशन है और ये mth इक्वेशन है। इसमें टोटल हमारे पास M इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं। ये x1 पहला अननोन, x2 दूसरा वेरिएबल है, तीसरा xj और xn हमारे पास nth वेरिएबल है। ये n जो वेरिएबल है हमारे पास ये अननोन है। इज़ अ लिस्ट ऑफ m इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। तो ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया है लीनियर इक्वेशंस का। इस सिस्टम को हमने 1.1 कह दिया है। इसमें m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं। अब इस जो हमें ये सिस्टम दिया गया है इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, यानी हमारे पास जो ये सिस्टम था, जो हमारे पास अननोन हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे x1 का कोएफिशिएंट a11 है,
x2 का कोएफिशिएंट a12 है, xj का कोएफिशिएंट a1j है, इसी तरह xn का कोएफिशिएंट a1n है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी मैट्रिक्स जो है ये यहाँ पर हमने दे दी है, और चूँकि इसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, अननोन हमारे पास n है, इसलिए इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n कहेंगे। यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट्स दिए गए हैं, जैसे a11 है, पहला इंडेक्स जो है ये बताता है कि ये कौन सी रो है, और दूसरा इंडेक्स जो है बताता है कि इसकी कॉलम की पोजीशन क्या है। जैसे ये हमारे पास I2 है, इससे मुराद है कि इसकी रो की पोजीशन ith है और कॉलम की पोजीशन 2 है, ये नहीं ith रो और 2th कॉलम में ये मौजूद है। इसी तरह इसका इंडेक्स जो है a का mn, ये m बता रहा है कि ये mth रो में है और nth कॉलम में है। नेक्स्ट है कि ये हमारे पास ये जो सिस्टम है इसकी राइट साइड पर ये b1 है, इस इक्वेशन की राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे b2 है, ये ith इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे bi है, और इसी तरह mth जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड पे bm मौजूद है। तो b1, b2, bi और bm का जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम वेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसको हम कॉलम वेक्टर या अकेला वेक्टर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा हासिल होगा, ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट देयर इज m/1, इसमें m रोज़ हैं और एक कॉलम है राइट हैंड साइड वेक्टर ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का है, और जो वेक्टर होता है उसको हम आम तौर पर स्मॉल लेटर, बोल्ड स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। जो मैट्रिक्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स के साथ ज़ाहिर करते हैं, वी डिनोट द मैट्रिक्स विद कैपिटल लेटर्स, व्हाइल द वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स विद बोल्ड शेप, बोल्ड स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, जैसे हमारे पास वो एक तो हम जो सिस्टम लेकर चले थे, जिस सिस्टम को हमने 1.1 कहा था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें हमने देखा एक तो हमारे पास जो है बन रहा है ये कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, ये वाली कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, और दूसरी हमारे पास वो वेक्टर बन रहा था जिसकी m रोज़ थी और एक कॉलम था। ठीक है, जब हम उस कॉलम मैट्रिक्स को या वेक्टर को इसके साथ मिला लेंगे, ये जो A मैट्रिक्स थी, A मैट्रिक्स क्या थी, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, और B जो थी वो राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास कांस्टेंट थे उनकी का वेक्टर था। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे, दोनों जो हमारे पास वेक्टर और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स बना लेंगे, तो ये मैट्रिक्स जो है ये कहलाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसमें m रोज़ हैं, ये देखें उतनी ही रोज़ हैं जितनी पहले थी, लेकिन इसमें कॉलम्स का एक का इजाफा हो गया, यानी पहले n कॉलम्स थे तो आपके क्या हो गए हैं, n+1 कॉलम्स हो गए हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। फाइनली स्टैक दिस मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर अलोंग साइड ईच अदर, उसकी साइड के साथ वी यूज़ अ वर्टिकल बार बिलो टू सेपरेट दी टू सिंबल टू ऑब्टेन दी एम्बर। ये वर्टिकल बार हमने यहाँ पर लगा दी है ताकि इसकी सेपरेशन हो जाए, पता चल जाए कि ये क्या है। बार बिलो टू सेपरेट दी m/n+1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, m जितनी इसकी इक्वेशन थी और n इसके कॉलम थे, साथ ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स भी मिला दिया गया है, तो अब इसका एक कॉलम बढ़ गया इसलिए n+1, तो ये कहलाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम जो है वो किसे कहते हैं, तो इक्वेशन का ऐसा सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा जिससे हमें यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हासिल हों। A system of linear equation is said to be consistent if the system has a unique solution or it has infinitely many solutions, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन ज़रूर हो। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, A system of equation is consistent if it has at least one solution, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे सिस्टम को हम
क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम कह लेंगे, और जो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट को हम ऐसे कहेंगे, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। एक सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन हमें मालूम ना हो, जिसका सोल्यूशन हमें मालूम ना हो, उसका या हम मालूम ना कर सकें, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम ये कंसिस्टेंसी को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंक। रैंक की शक्ल में कंसिस्टेंसी को कैसे देखेंगे कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए यानी कोएफिशिएंट ए क्या थी हमारे पास, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स थी, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसकी m रोज़ और n+1 कॉलम थे, और ए मैट्रिक्स का हमारे पास m रोज़ और n कॉलम थे। ए जो थी ये कौन सी मैट्रिक्स थी, ये कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स थी, और दूसरी जो मैट्रिक्स थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इन दोनों के रैंक अगर सेम होंगे और वो अगर रैंक जो है वो n के बराबर आ जाएं, n क्या था हमारे पास, अननोन थे, हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, n थे, उसके बराबर, यानी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज रैंक ऑफ अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू n हो, तो फिर उस ऐसे सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। और अगर जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक्स तो बराबर हों, लेकिन वो n से, नंबर ऑफ अननोन से कम हों, तो फिर ऐसे सिस्टम की इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, उसके बहुत लातादाद सॉल्यूशंस हम मालूम कर सकते हैं। इफ़ अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ मोर अननोन देन इक्वेशंस, अगर इक्वेशन से ज़्यादा अननोन आ जाएं, देन द सिस्टम हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो क्या हुआ कि अननोन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो इक्वेशंस की तादाद से। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर अननोन हमारे पास 5 हैं और इक्वेशंस 3 हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, दिस सिस्टम हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। इफ़ अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ मोर अननोन, अननोन ज़्यादा हैं और इक्वेशंस कम हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इनसे क्या सीखा है। ये बात सीखी है क्या, दस अ लीनियर सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट एज एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। वो जो सिस्टम है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट कब होगा और इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज़ द सेम दैट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। एक बात ये हमने पढ़ी थी। दूसरी ये कही थी, द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हों। इफ़ द रो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम आर इक्वल, बट द रैंक इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम हो। ये दो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ये वाली तो नंबर 1 और ये नंबर 2, ये बातें हमने ये दो वाली वहाँ पर पढ़ी हैं। तीसरी बात क्या है, Thus we conclude that the system is inconsistent. Inconsistent कब होगा, जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के जो हमारे पास रैंक हैं वो डिफरेंट हों, एक जैसे ना हों। Thus we conclude that a system is inconsistent if the row rank of the coefficient matrix and the augmented matrix of the system are different. उनके डिफरेंट हो जाएं। क्या कहा गया है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अगर रैंक डिफरेंट हैं तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। कंसिस्टेंट कब कहलाएगा, जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक्स सेम हों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस सिस्टम कौन से होते हैं। द जनरल लीनियर सिस्टम 1.1, जैसा कि मैंने पहले आपको एक
जनरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हमने 1.1 कहा था, जिसकी इक्वेशंस की तादाद m थी और अननोन जो थे उनकी तादाद m थी विद m/n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A, और उससे हमने एक m/n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिया था। ये है हमारे पास m/n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये हमारा जो है वो सिस्टम 1.1 जिसको हमने कहा था। ये लीनियर सिस्टम है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम। क्या द जनरल लीनियर सिस्टम with m/n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A एंड राइट हैंड साइड वेक्टर B, और उसके राइट हैंड साइड पे वेक्टर B था, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द एंट्रीज ऑफ द B आर ऑल जीरोस। यहाँ पर क्या होगा कि इस सिस्टम की ये B1 भी ज़ीरो हो जाए, B2 भी ज़ीरो हो जाए, Bi भी ज़ीरो हो, Bm भी ज़ीरो हो, यानी क्या हो, ये जो हमारे पास वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है, इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं। क्या हो, राइट हैंड साइड वेक्टर B जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो। इस तो फिर हम क्या कहेंगे, इस लीनियर सिस्टम को कहेंगे होमोजीनियस। द जनरल लीनियर सिस्टम 1.1 with m/n कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड राइट हैंड साइड वेक्टर B is said to be homogeneous if the entries of B are all zeros। तमाम एंट्री ज़ीरो हों, अदरवाइज द सिस्टम is said to be inhomogeneous। क्या कहा गया है कि ये सिस्टम जो है ये कब होमोजीनियस कहलाएगा, जब B1 भी ज़ीरो हो, B2 भी ज़ीरो हो, Bi और Bm, यानी इसकी राइट हैंड साइड पर जो है वो तमाम जो एलिमेंट जो हैं हमारे पास ज़ीरो हों, तो ये सिस्टम जो है ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। अगर ये ज़ीरो ना हो तो फिर ये इनहोमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। The nice feature of homogeneous system is that they are always consistent। जो homogeneous system होते हैं वो हमेशा consistent होते हैं। क्या होते हैं, जो homogeneous system होते हैं वो हमेशा consistent होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट्स कैन बी यूज टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिडर द सिस्टम, ये हमारे पास एक सिस्टम है और 4 लीनियर इक्वेशंस है, a11 x1 a12 x2 इज इक्वल टू b1। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये वाली, और दो ही हमारे पास अननोन हैं, x1 और x2 जो है ये हमारे पास अननोन है। इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। टू एलिमिनेट द x2, पहले हम यूँ करेंगे कि x2 को एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन में से, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम a22 को पहली इक्वेशन के साथ और a12 के साथ दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी x2 को हम एलिमिनेट अगर करना चाहते हैं तो x2 का जो कोएफिशिएंट है a22, इसके साथ पहली इक्वेशन को और x2 के साथ ये जो कोएफिशिएंट है a12, इसके साथ दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये दो इक्वेशंस हासिल होंगी। तो जब हम इस पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये a22 a11 माइनस a12 a21 और x1 हासिल होगा। क्योंकि इसके साथ भी x1 है और इसके साथ भी x1 है, x1 हमने कॉमन ले लिया। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास a22 b1 माइनस a12 b2 आ गया। तो जब हम x1 मालूम करना चाहेंगे तो x1 ये जो इतना पोर्शन है ये राइट हैंड साइड पे इसके नीचे चला जाएगा। तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, a22 a11 माइनस a22 b1 माइनस a12 b2 डिवाइडेड बाई a22 a11 माइनस a12 a21। या हम यूँ कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर भी एक डिटर्मिनेंट बन रहा है, नीचे भी एक डिटर्मिनेंट बन रहा है। ऊपर b1 a12 b2 a22 बन रहा है। ये देखें, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो b1 a22 ये ऊपर वाला माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाई a12
वही चीज़ बन रही है जो यहाँ पे है। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो A11 मल्टीप्लाइड बाई A22, A11 मल्टीप्लाइड बाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाइड बाई A21। तो ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल आ रही है। और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये नीचे जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि ज़ीरो के साथ डिवीजन जो है ये अनडिफाइंड है। तो x1 है। इसी तरह x2 जो है, x2 भी हम मालूम कर सकते हैं, ये x1 है, इसी तरह हम x2 भी मालूम कर सकते हैं। तो ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों नॉन ज़ीरो होना चाहिए? बिकॉज डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। तो ये क्रैमर रूल्स जिससे हमने x1 की वैल्यू फाइंड की थी, इसी तरह x2 जो है ये को भी हम मालूम कर सकते हैं उन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो x2 के हमारे पास ये नीचे वही मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है और ये हमारे पास x2 जब मालूम करना चाहेंगे तो A11 और A21 और जो x2 के कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पर हमारे पास ये B1 और B2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? B1 और B2 आ जाएगा। तो ये x1 जो है नीचे तो हमने क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया है और न्यूमिनेटर में x1 के जो है इस यहाँ पर इसके न्यूमिनेटर में हमने क्या किया है कि रिप्लेस कर दिया है ये पहले वाला कॉलम, ये किसके साथ हमने ये रिप्लेस किया है? कोएफिशिएंट्स B1 और B2 के साथ। यहाँ पर x2 में हमने जो कोएफिशिएंट्स थे x2 के उसको हमने B1 और B2 में रिप्लेस कर दिया, यानी ये कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास आ रहे थे B1 B2 इसमें हमने रिप्लेस किया है। ये याद रखने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास x1 का कुलिया आ गया, ये हमारे पास x2 का फार्मूला है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया गया है और उसको कहा गया कि क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करें। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के नीचे तो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स आ जाएगी। कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक क्या है? 5 2 -3 + 4, 5 2 -3 4 और उसके बाद जो है ऊपर हमने पहले ये जो 5 और 2 हैं इसको हम रिप्लेस कर देंगे 6 और -7 में और -3 और 4 उसी तरह लिख देंगे। और x2 में हम जो है ये दूसरा कॉलम जो है इसको रिप्लेस कर देंगे 6 और -7 में और ये जो 5 और 2 है ये उसी तरह लिख देंगे। नीचे वही मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो इसको सब हम सॉल्व करेंगे तो 6 4 = 24, 24 में से माइनस कर देंगे 21 तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 5 4 = 20, 20 + 6 26 आ जाएगा। और इसी तरह 6 2 = 18, 18 + 35 47 और ये हमारे पास नीचे क्या आ रहा है? 4 5 = 20, 20 + 6 26 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 2 = 8 और ये हमारे पास 7 5 = 35। तो ये हमारे पास 5 × -7 -35 -18 -35 -47 और नीचे आ जाएगा 5 4 = 20 + 6 26 आ जाएगा। तो x1 3/26 और x2 47/26। Thus the solution set is 3/26, -47/26।